गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टैट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लिटरेचर में होगा। एक स्टैट बेस्ड क्वेश्चन का ये है कि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैं एक एक्सट्रैक्ट पोएट्री से लेकर आई हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हु पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि पोएम का जो नाम है वो कीपिंग क्वाइट है और आपने पोएम ये पढ़ रखी ही होगी और उसी की बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो हम इन लाइन का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी वो लोग जो ग्रीन वॉर्स तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब वो वॉर्स जो हम अपने एनवायरमेंट के अगेंस्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कितने ज्यादा जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, एनवायरमेंट को हम लोग जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं ना, तो इस तरीके के वॉर्स हो रहे हैं। वॉर्स विद गैस, गैसेस के साथ भी वॉर हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या अभी जो आपका हाल ही में रिसेंटली गाजा वाला जो वॉर हो रहा है उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जो गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा होता है ना। तो ऐसे जो वॉर्स होते हैं इसका कोई भी आउटकम नहीं निकलता है सिवाय इसके कि इसमें जो वॉर मॉन्गर्स होते हैं जो इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं वो जीत तो जाते हैं लेकिन इसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, यानी कोई इसमें जिंदा नहीं बचता है। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि जो लोग वॉर को तैयार करते हैं, जो वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, है ना। जब जो है जितने भी लोग हैं वो क्वाइट हो जाएंगे, जब वो कीपिंग क्वाइट के जो पोएम है जिसका जो मैसेज है कि जब वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उस समय जो है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। अब साफ सुथरे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ गए। तो क्लीन क्लोथ जो है वो यहाँ पे एक मेटाफर है। क्लीन क्लोथ का मतलब है कि जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके थॉट हैं वो बहुत ज्यादा प्योर हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं, वो बहुत ज्यादा नॉबल हैं, अच्छे हैं। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और उसके बाद ये जो लोग हैं जो वॉर में इन्वॉल्व थे, अब वो लोग क्या करेंगे, वो अपने भाइयों के साथ यानी अपने जितने भी जो दूसरे जो फेलो कंट्रीमैन्स हैं उनके साथ जो है वो वॉक करेंगे शेड में। शेड का मतलब ये है कि वो रिलैक्स मूड में होंगे, कोई वॉर की बात नहीं होगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा और वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक स्टैट को समझ लिया है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ ऑल द वॉर्स डिस्क्राइब्ड। हमने पोएम को समझ लिया है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी जो वॉर्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उन सबका कॉमन आउटकम क्या है, यानी उसका कॉमन परिणाम क्या है। तो ये जब हमने पढ़ा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लोग वॉर में इन्वॉल्व होते हैं दे वुड हैव विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग इस वॉर में जीत तो जाएंगे लेकिन उसमें कोई सर्वाइवर, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सारे लोग मर जाएंगे तो जिंदा कौन बचेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें कि they would have the victory but there would be no survivors. This will be the outcome of all the wars. अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, what does the imagery of walking about with their brothers in the shade primarily represent? अब ये जो इमेजरी, अब आपको इससे समझ में आ गया कि ये इमेज है जो इस्तेमाल की गई है, walking about with their brothers in the shade। अब ये जो लोग हैं जो वॉर में इन्वॉल्व थे वो अपने भाइयों के साथ वॉक कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इस पूरे वर्ल्ड में लोग हैं उनको भाई कहा गया है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग की बात की गई है। तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो वॉक कर रहे होंगे। तो अब इसमें ये देखना है कि इस इमेजरी का मीनिंग जो है वो कहाँ से जो है वो फिट बैठता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है द रेडनेस फॉर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स। पहला ऑप्शन देखिए ये कह रहा है कि आगे आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके लिए तैयारी करना। दूसरा कह रहा है रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वॉर के बाद एक नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आ जाना। ये एक ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। तीसरा ऑप्शन है अ मोमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल रिफ्लेक्शन। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि एक ऐसा मोमेंट जिसमें एकता की भावना हो और जिसमें एक पीसफुल रिफ्लेक्शन की बात हो। तो यानी हमारा ये जो ऑप्शन है ये फिट बैठ रहा है इस इमेजरी से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सेइंग द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ टिपिकल वॉर जोन, यानी किसी भी टिपिकल वॉर जोन का एक फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है ये सही कहीं से भी नहीं है। तो जब भी हम स्टैट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा जो फिट बैठ रहा है, कौन सा जो नहीं फिट बैठ रहा है उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और जो करेक्ट है उसको हम टिक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। देखिए डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन होंगे इसमें, जैसे आपका एक में एमसीक्यू टाइप का हो गया और यहाँ पे कुछ फ्रेज दिया होगा उसको आपको कंप्लीट करना है।
The putting on of clean clothes by the warmonger symbolizes, जैसा कि मैंने आपको बताया था clean clothes जो है वो मेटाफर है, तो यहाँ पे जो clean clothes को पहनने की जो बात हो रही है, साफ सुथरे कपड़ों को जो पहनने की बात हो रही है, उन लोगों के द्वारा जो वॉर इनिशिएट कर रहे हैं, वो ये सिंबलाइज करता है क्या? वो ये सिंबलाइज करता है कि भाई वो अब वॉर को छोड़ देंगे और कुछ अच्छे आइडियाज, कुछ यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाले जो आइडियाज हैं, जो प्योर आइडियाज हैं, जो क्लीन आइडियाज हैं, उनको वो अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसके आंसर को आपको फुल मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। द एक्सेप्ट टेल्स अस दैट द स्पीकर कंडेम्स / glorifies the destructive nature of modern warfare। अब आपने इस एक्सेप्ट को पढ़ा है और ये बताता है कि यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो कंडेम कर रहा है यानी उसकी निंदा कर रहा है, या उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है यानी उसको और ज्यादा प्राउड फील करा रहा है ना, कि उसको ग्लोरी दे रहा है यानी कि उसको गौरवान्वित कर रहा है। तो इसमें आप जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे उसको कंडेम कर रहा है यानी उसकी निंदा कर रहा है, तो इस करेक्ट ऑप्शन कंडेम में हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द assertion and the reason below with reference to the given extract। अब यहाँ पे assertion क्या है, देखिए रीजन क्या है, इसको हम बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। इसका जो रीजन है, assertion जो है वो यहाँ पे पोएट कह रहा है the poet advocates for doing nothing as a way to prevent the devastation of war। अब यहाँ पे जो पोएट है वो एडवोकेट कर रहा है यानी कि सपोर्ट कर रहा है, क्या करने के लिए, डूइंग नथिंग यानी कुछ नहीं करने की वो बात कह रहा है, इस तरह से कि जो वॉर के जो भी डिवास्टेशन होते हैं यानी जो वॉर से जो भी बर्बादी होती है उसको उससे बचने के लिए पहला असर्शन ये है। असर्शन का मतलब होता है किसी बात को बहुत ज्यादा जोर देके कहना, तो यहाँ पे जो असर्शन है वो ये है। और रीजन इसका क्या है, मतलब इस बात को कहने का रीजन क्या है, दूसरे सेंटेंस में ये है डूइंग नथिंग रेफर्स टू अ टाइम फॉर स्टॉपिंग एनी एक्शन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। डूइंग नथिंग जो है वो एक ऐसे टाइम को रेफर करता है कि किसी भी एक्शन को कुछ मोमेंट्स के लिए उसको रोक दिया जाए। ठीक है, हमने दोनों पढ़ लिए, अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दियर रिलेशनशिप। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या रिलेशनशिप है हम इन ऑप्शंस के जरिए समझेंगे। पहला है बोथ द assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। अब यहाँ पे ये जो assertion है, जो reason है, कह रहा दोनों ही सही हैं, और reason जो है that is the correct explanation of the assertion। और वो जो assertion पहले दिया गया था आपका, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बता रहा है पहला सेंटेंस। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस जो कह रहा था द पोएट एडवोकेट्स फॉर डूइंग नथिंग एज अ वे टू प्रिवेंट द डिवास्टेशन ऑफ वॉर, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जो है कह रहा है कि इसका रीजन ये है कि डूइंग नथिंग रेफर्स टू अ टाइम फॉर स्टॉपिंग एनी एक्शन। नो नो नो, इसका रीजन, इस बात का रीजन ये नहीं है। ठीक है, पोएट एडवोकेट तो कर रहा है कि कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और कि जो वॉर के जो बर्बादियां होती हैं उससे हम बचने के लिए, ये तो बात वो कह रहा है, सच बात है ये। तो यहाँ पे ये असर्शन तो हमारा ट्रू ही है। ठीक है, और रीजन जो है डूइंग नथिंग, सही सी बात है, ये बात भी सेंटेंस ठीक है कि वो इस टाइम को रेफर करता है कि जिसमें हमें क्या कहता है, किसी भी एक्शन को हमें रोक देना है कुछ मोमेंट के लिए रोकने की बात की गई थी, वो भी ठीक है। तो बोथ द assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। और जो रीजन है वो क्या बता रहा है, वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोथ द assertion and the reason are true, वो दोनों, इसमें भी वही सेम बात है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। लेकिन जो रीजन है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि assertion जो कह रहा था कि डूइंग नथिंग जो है वो प्रिवेंट करता है किसको, वॉर की डिवास्टेशन को, तो उसका रीजन जो है वो ये नहीं होगा। ठीक है, उसका रीजन जो है वो कीपिंग क्वाइट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द assertion is true but the reason is false। assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, ये भी नहीं होगा। द assertion is false but the reason is true। assertion जो है वो गलत है लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है। तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें assertion false की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो बात सही है बिल्कुल। assertion ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रीजन तो ट्रू है, रीजन तो सही बात कर रहा है, तो फॉल्स वाला भी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल होने ही नहीं है, कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में है, इन्हीं को हमें समझने की जरूरत है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि वो रीजन जो है वो उस assertion का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये सही होगा आपका जिसमें assertion और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन द मैसेज इन द एक्सेप्ट। आपने देखा कि इसमें जो मैसेज है वो क्या है, वो पीस की बात कर रहा है ना। जो वॉर मॉन्गर्स हैं उनको ये बात की जा रही है कि वो क्लीन क्लोथ पहनेंगे और कहीं ना कहीं जो है वो ग्लोबल पीस की बात हो रही है। तो हाउ कैन द मैसेज इन द एक्सेप्ट अबाउट द आउटकम ऑफ वॉर्स बी अप्लाइड टू प्रमोट पीस। कह रहा है कि ये जो मैसेज है एक्सेप्ट ने, जिसमें ये बताया गया कि वॉर्स का नतीजा क्या होता है। मैंने आपको बताया था वॉर्स का नतीजा ये होता है कि लोग जो है वो उसमें मरते हैं, सर्वाइवर तो कोई बचता नहीं है, जीत हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे पीस को प्रमोट करने में लागू होगा, कैसे अप्लाई होगा। तो इस पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिसमें पीसफुल माहौल की बात हो रही हो, जिसमें एक सोशल हार्मनी की बात हो रही है, जिसमें ग्लोबल पीस की बात हो रही हो। तो उसको लेकर के उस मैसेज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट कर सकते हैं, पूरे अपने कंट्री में पीस को प्रमोट कर सकते हैं, और इवन इन अपनी सोसाइटी और अपने जो है हम अपने टाउन में भी, अपनी कम्युनिटी लेवल पे भी हम पीस को प्रमोट कर सकते हैं। या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो इसमें भी आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। तो ये तरीका होता है एक्सट्रैक्ट बेस को क्वेश्चंस को करने का, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।